एक होती है बैटरी। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेल और बैटरी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। लाइक अब मार्केट में जाओ, एक पेंसिल सेल, दैट इज एक्चुअली ए सेल, ठीक है। और जब हम बोलते हैं बैटरी, सो दैट्स नॉट सेल। अ बैटरी इज ग्रुप ऑफ सेल्स। कई सारे सेल जब कंबाइंड होते हैं तो बैटरी फॉर्म होती है। अब एक सेल की बात करें तो एक सेल में क्या क्या होता है इसको समझ लो, बाकी फिर मैं बाद में नोट कराता हूँ। इस सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट भी हो सकता है, जो कि जो जनरल पेंसिल सेल्स होते हैं उनमें इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट होता है, ठीक है। और जो ये जनरल बैटरीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, राइट। एक सिलेंड्रिकल रॉड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में, बट ये दो इलेक्ट्रोड है, राइट। इसके अंदर कुछ कुछ केमिकल होता है, केमिकल कुछ कुछ होता है, और फिर उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर लेता है, ये नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर लेता है। वो कुछ कुछ होने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर लेता है और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर लेता है, राइट। तो अकॉर्डिंगली इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगर मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करूं इस तरह से कि इसमें करंट फ्लो ना हो, ठीक है, यू कैन नॉट इमेजिन बट जस्ट इमेजिन कि हम ऐसे किसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें कि इसमें से करंट फ्लो ना हो, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड सिंपली वी से EMF. So EMF is practically the potential difference across terminals of cell when no current is flowing through cell. जब सेल से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, राइट। नाउ इफ आई connect this cell with any device, right? हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो चीज पढ़ते हैं, एक सोर्स और एक डिवाइस। सोर्स दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, या सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, या हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज अ सोर्स, राइट। एक सोर्स, तो ये सेल हमारा सोर्स है, और एक डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है, जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, AC हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। हमारे लिए एक फैन, एक बल्ब, एक AC, एक फ्रिज, इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है, हमारे लिए ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमारे लिए सिर्फ एवरी डिवाइस इज अ रेजिस्टेंस और एवरी सोर्स इज अ सेल, ओके। तो सेल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, बल्ब एनर्जी कंज्यूम करेगा। जैसे ही हम इसको बल्ब से कनेक्ट करेंगे इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये करंट की डायरेक्शन है, और करंट के डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, राइट। नाउ लेट्स कम टू द इनिशियल स्टडी। अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, एनर्जी लॉस होगा। तो सेल के अंदर भी एनर्जी लॉस होगा। ये तो बाहर का जो सिस्टम है वो तो अलग है, ये अंदर वाला सिस्टम अलग है। तो सेल के अंदर भी तो करंट फ्लो हो रहा है, तो सेल के अंदर भी कुछ एनर्जी लॉस होगा। सो नाउ द स्टोरी इज दैट सेल ने कुछ एनर्जी प्रोड्यूस किया, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट अपने लिए कंज्यूम कर लिया, कुछ पार्ट अपने लिए कंज्यूम हो गया उसके अंदर ही। तो ये जो कंज्यूम होता है अंदर, वो होता है एक रेजिस्टेंस की वजह से डेफिनेटली, और उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज R से डिनोट करते हैं और इसको कैपिटल E से डिनोट करते हैं। तो हर एक सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, राइट। वो रेजिस्टेंस में कौन कौन से फैक्टर होते हैं? इलेक्ट्रोड, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड की लंबाई कितनी है, उसका एरिया कितना है, देन इलेक्ट्रोलाइट में कितना डिस्टेंस चल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट की नेचर कितना है, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर कितना है, ये सारे फैक्टर रेजिस्टेंस को में काउंट होते हैं, ठीक है। इन सब फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब आप
ये आपका जनरल ऑब्जर्वेशन है, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कुछ टाइम बाद फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट उसका बैटरी यूजेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है, बैटरी स्टार्टेड डाइंग क्विकली, ठीक है। जब नया नया फ़ोन आता है तो बैटरी 2 दिन चलती है, धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि 4 घंटे भी नहीं चलती, राइट। सो व्हाट हैपन दैट, उसमें क्या होता है, होता ये है कि ओवर ए पीरियड बैटरी का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ओवर ए पीरियड बैटरी का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, तो वो जितना बनाता है उससे ज़्यादा खुद कंज्यूम करना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई ओल्ड बैटरीज गर्म ज़्यादा होती हैं, ओल्ड बैटरीज गर्म भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी, हीट की फॉर्म में, तो वो जितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज़्यादा वो कंज्यूम करने लगता है। फिर दूसरे, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो एक 2 वोल्ट का सेल है, जब हम उसे यूज़ करते हैं तो वो उससे वोल्टेज वैसे ही 1 वोल्ट मिलेगी, वोल्टेज कम हो गई तो इट ड्रॉ मोर करंट, वो और करंट ड्रॉ करेगा, तो इट्स ए क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, एंड देन अकॉर्डिंगली बैटरी हम बोलते हैं अब इसकी उम्र पूरी हो गई, ठीक है, देन वी नीड टू रिप्लेस द बैटरी। तो हमेशा ओल्ड बैटरीज का रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, इवन इफ वी हैव द चार्जेबल सेल्स, तो वो भी ओवर ए पीरियड ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, ओवर ए पीरियड उनकी अभी जो फंक्शनिंग है वो बहुत लो हो जाती है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा अबाउट EMF, अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, करें नोट, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको फोर्स बोलते हैं बट ये फोर्स नहीं है ना। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is the potential difference across terminals of cell when no current is passing through cell. Right? Electromotive force is the potential difference across terminals of cell when no current is passing through cell. अगर सेल से कोई भी करंट पास नहीं हो रही हो, राइट। इंटरनल रेजिस्टेंस is the resistance, is the opposition offered by cell in flow of current through it. Is the opposition offered by cell in flow of current through it, right? It depend on material of electrode, material and size of electrode, nature of electrolyte, distance between electrodes, internal resistance of a cell increase with
uses of cell, with age of cell. जैसे जैसे सेल पुराना होता जाता है वैसे वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, राइट. दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन यू. नाउ हम ये दो वर्ड यूज करते हैं, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जस्ट टू से के ये दो डिफरेंट चीजें हैं. ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग चीजें हैं, बट है एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस ही दोनों. ईएमएफ है पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो नहीं होगा, राइट, और पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, राइट. पोटेंशियल डिफरेंस across terminal of cell is lesser than EMF when cell is in use. ये हम जनरल सिंबल्स यूज करते हैं, E, R और ये करंट I, एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, राइट. V इज इक्वल टू होता है E माइनस आई आर. ओके, ईएमएफ में से जो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो देन हो जाएगा, राइट. देन potential difference across terminal of cell. Is greater than its EMF. When cell is being charged. When cell is in charging. जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है. एक सेल चार्जिंग में है या यूज में है वो आपको पता चलेगा करंट की डायरेक्शन से. अगर पॉजिटिव प्लेट से करंट बाहर आ रहा है तो यूज में है, और पॉजिटिव प्लेट में करंट एंटर कर रहे हैं तो इट इज इन चार्जिंग. एंड ड्यूरिंग चार्जिंग पोटेंशियल डिफरेंस होता है E प्लस आई आर. ओके, नहीं सोचो मेरे पास दो सेल्स हैं और मैंने उन दो सेल्स को ऐसे कनेक्ट किया. ठीक है, यहां पे एक रेजिस्टेंस भी लगा लो R. ये E1 R1 E2 R2. ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो करेगा तो या तो करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा. दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा.
तुम बोलो कौन सा लें? सोच लो कुछ भी, E1 का ज़्यादा ले लेते हैं तो करंट ऐसे होगा। तो ऑब्वियसली एक सेल यूज में है और एक सेल चार्जिंग में। कौन सा सेल यूज में है? फर्स्ट वाला। और सेकेंड वाला चार्जिंग में। तो अगर मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेता हूँ V1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेता हूँ V2, then obviously V1 will be less than E1 and V2 will be greater than E2. तो whenever you are in the circuit, just identify. आपको क्वेश्चंस में मिलेगा फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, ठीक है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो, वो सब मिलेगा आपको क्वेश्चन में। तो ऑब्वियसली जो बड़ा सेल होगा जिसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी वो डोमिनेट करेगा उसको जिसकी वोल्टेज कम होगी। तो जो बड़ा ज़्यादा वोल्टेज वाला होगा वो यूज़ में होगा, जो छोटा कम वोल्टेज वाला होगा वो चार्जिंग में होगा। अगर मैं इसको न्यूमेरिकली देखूं, न्यूमेरिकली राइट, कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। लेट्स से E1 is equal to 10, R1 is equal to 2, E2 is equal to 4, R2 is equal to 1 and R is equal to 3 ohm. ये values I select, okay. तो then what do you say? करंट की डायरेक्शन तो ये रहेगी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैं इसमें करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर इस टाइप का सर्किट हो? तो बिल्कुल सिंपल है, करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, हमेशा यही होगा। अब वोल्टेज में ईएमएफ ले लो, 10 वोल्ट देगा और 4 वोल्ट अपोज करेगा, तो नेट ईएम वोल्टेज कितनी हो गई? 10 माइनस 4। तो करंट इज E1 चार्जिंग में है, वो E1 यूज में है, E2 चार्जिंग में है, और रेजिस्टेंस तो सारे ऐड ही होंगे। तो कितना हो गया? दैट्स 10 माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो करंट इज 1 एम्पियर, राइट। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट सेल इज E1 माइनस IR1, ओके। देन V1, E1 हो गया 10, करंट इज 1, रेजिस्टेंस इज 2, so that is 8 volt. And what will be the value of V2? E2 प्लस IR2। बस ये ध्यान रखना, यहीं पे गलती मत करना, बाकी सब ठीक है। तो E2 कितना? 4, I कितना? 1, R2 कितना? 1, so this is 5 volt, ठीक है। और कभी भी जब हम वेरिफिकेशन करते हैं ना, तो टोटल सम ऑफ वोल्टेज इक्वल होना चाहिए, यानी सोर्स एंड यूज दोनों इक्वल होना चाहिए। सोर्स कितना हुआ? 8, सोर्स कितना हुआ? 8, एक सेल ने यूज किया 5, बाकी एक रेजिस्टेंस बचा, उसमें 3 होना चाहिए यूज। चेक करो है क्या? इसमें करंट कितनी है? 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है? 3, तो कितना वोल्ट हो गया? 3 वोल्ट। तो देखो पूरा सिस्टम 3 वोल्ट यहाँ हो गया, 5 वोल्ट यहाँ हो गया, 8 वोल्ट यहाँ हो गया। इस सेल ने 8 वोल्ट दिया, उसमें से 3 किसको गया? रेजिस्टेंस को, और 5 किसको गया? दूसरे सेल को, ठीक है। तो ये एक जनरल रूल है रीचेक करने का, ठीक है। देखो अभी बताता हूँ, ये मुझे दिए हुए थे इसी फॉर्मेट में। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा,
ठीक है, कौन सा सेल डोमिनेट करेगा हमें वो देखना है, जिसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी। तो हमने उसको लिया, तो उससे फिर करंट तो ऐसे ही जाएगा क्लॉकवाइज, तो इसमें से निकला और तो इसमें तो एंटर ही करेगा, ठीक है ना। हाँ, अगर कुछ और सीन होता तो दोनों में से भी निकल सकता था, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चन, राइट। अभी तो बेसिकली मुझे आपको चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, यूज, सोर्स, रेजिस्टेंस ये थोड़ा समझाना है। ओके, समझ में आया, राइट। एक बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट होता है सीरीज पैरेलल, ठीक है। तुम लोगों को लगता है कि वो खतरनाक नहीं है, जिन लोगों से हो जाता है और जिन लोगों से नहीं होता है वो उनको खतरनाक लगता है, राइट। ये मेरे पास दो सेल है, E1 R1, एक दूसरा सेल E2 R2। मैंने इन दो सेल्स को, ये सेल हम ऐसे पूरा काउंट करेंगे, है ना, रेजिस्टेंस को अलग मत छोड़ देना, वो पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस सेल है, अंदर की बात है वो उसके, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू से, दे आर इन सीरीज और इन पैरेलल? क्या बोलते हो, सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में करंट सेम होता है, दोनों से करंट सेम है, जितना इससे निकलेगा उतना इसमें जाएगा, बीच में तो कहीं जा ही नहीं रहा। इससे करंट I निकला, इधर I, इधर I, इधर I, घूम गया, दोनों में करंट सेम, तो सीरीज में, ठीक है। अब मैं यहां पे दो पॉइंट लूं X एंड Y, और पोटेंशियल डिफरेंस X और Y में V है, तो ये X Y दोनों के लिए है, ये X Y इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ठीक है। एक मिनट, कंफ्यूज मत हो, मैं हूं कंफ्यूज करने के लिए, मैं हूं। ये एक सेल टर्मिनल AB, ये एक सेल टर्मिनल PQ। अब इनको जोड़ दिया, ये ड्यूरिंग द पैरेलल मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एक ही बात है। आई कैन से दिस AB, इजंट इट, तो दोनों पैरेलल में भी है, एंड दिस इज अ फैक्ट। अगर सिस्टम में सिर्फ दो ही चीजें हैं, सिर्फ दो ही चीजें हैं, तो वो दोनों हमेशा सीरीज में भी होंगी और पैरेलल में भी होंगे, यानी दोनों में करंट भी सेम होगा और दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, दोनों में करंट भी सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, चाहे वो दो कुछ भी हो, दो कुछ भी हो। मान लो मैं एक सेल लगा दूं, एंड अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। नाउ ये सेल और ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में भी हैं और दोनों पैरेलल में भी है, दोनों में करंट भी सेम होगा और दोनों में वोल्टेज भी सेम होगा, ठीक है। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 6 वोल्ट 1 ओम, ठीक है, ये 3 वोल्ट 0.5 ओम, ओके। करंट किधर से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? 6 से बाहर निकलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंड इन्वॉल्व हो तो समझ में आएगा आराम से, ठीक है। ये करंट हो गया I। अब करंट कितना, 6 - 3, ठीक है, अपॉन 1 + 0.5, सो 3 अपॉन 1.5, दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V1 ले लो, इसके अक्रॉस V2 ले लो, तो V1 कितना, E1 + I, E1 माइनस I R1 इज 1, दैट इज 4। V2 कितना, E प्लस, दैट इज 4। दोनों में करंट सेम, दोनों में वोल्टेज भी सेम, राइट। ये थोड़ा सा याद रखना, ओके। अगर दो ही है, जहाँ 3 होंगी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि
जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन किया था उसमें 3 थे, 2 सेल और एक रेजिस्टेंस था, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, दोनों सेल में अलग पोटेंशियल था। ओके नाउ इसमें बात करते हैं। मान लो ये 10 वोल्ट, ये 2 और ये 3, तो अब करंट, ये से एक ही सेल है तो करंट ऐसे होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल VC लिख दे रहा हूँ मैं, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। करंट का तो क्लियर है, जितना इधर से जाएगा उतना इधर से जाएगा। हाउ मच इज द करंट? 10, 2 + 3 दैट इज 2 एम्पियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल कितना हुआ? E - IR दैट इज 6, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस तो सिंपली IR दैट इज 6। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको 2 बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, किसी एक में कैलकुलेट करोगे तो वो दूसरे में अपने आप अप्लाई हो जाता है। ठीक है, राइट। एंड अनदर थिंग, मैं जब आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो मैनी ए टाइम्स आई यूज्ड टू से ये पैरेलल में है, ठीक है, अब मैनी ए टाइम्स आई से दोनों सीरीज में है, सो दैट टाइम डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि वो सीरीज में भी होते हैं और पैरेलल में भी होते हैं। मैं वो वर्ड यूज कर रहा होता हूँ जो मेरे काम का होता है। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो मैं बोल देता हूँ दोनों पैरेलल में, इसलिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और मैं करंट की बात कर रहा होता हूँ तो बोल देता हूँ दोनों सीरीज में, तो इसलिए सेम करंट हो जाएगा। बट वो इन फैक्ट क्या होता है, सीरीज में भी होते हैं और पैरेलल में। लास्ट क्लास में पढ़ा था एक कुछ ऐसा, इसको E बोलते हैं, इसको R बोलते हैं। इसमें से अगर करंट निकल रहा है तो इसको बोलते हैं इन यूज, है ना। In this case the chemical energy is getting converted into electrical energy, ठीक है। और अगर हम इसको रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे तो उसमें कुछ हीट डेवलप हो जाएगी, राइट। इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल कितना होता है? बस अब तुम्हारी बैटरी डाउन। E गुड, E - IR पोटेंशियल डिफरेंस। जब सेल यूज में होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होता है, राइट। और जब सेल चार्जिंग में होता है तो करंट एंटर कर रहा होता है पॉजिटिव प्लेट में। इससे आइडेंटिफाई होता है सेल यूज में है कि चार्जिंग में है। अगर पॉजिटिव प्लेट से करंट बाहर निकल रहा है तो यूज में है, और पॉजिटिव प्लेट में एंटर कर रहा है तो चार्जिंग में है। सो देन इन दिस केस V = हाउ मच? E + IR, राइट। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको देखो, थोड़ा समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक सेल है 10 वोल्ट 2 ओम, राइट। एक दूसरा सेल है 4 वोल्ट 1 ओम, एंड इसके अक्रॉस 2 रेजिस्टेंस है 3 ओम एंड 4 ओम, राइट। अब हमको इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस ईच एंड करंट निकालना है सर्किट में। ये हमारा एक सेल है, ये एक सेल है, ये और ये एक पार्ट है सेल का, है ना, इंटरनल मैटर है, तो यू कैन नॉट मेक इट सेपरेट। समटाइम्स तो ये दिया भी नहीं होता, बस ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है 10 वोल्ट 2 ओम ऐसे लिख दिया। व्हाट डज इट मीन? इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। समटाइम्स ऐसे भी बना देते हैं, बस ऐसे। कुल मिला के ये जस्ट सिग्निफाई करना है कि इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्योंकि इंटरनल पार्ट है, तो वो कैसे भी दें, हम तो ऐसे बना देते हैं 2 अलग अलग से, राइट। और ये दूसरा सेल हो गया, ओके। अब देखो, दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट। सबसे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना होता है कि दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। उसके लिए इंडिविजुअली चेक करो। लाइक सोचो, अगर ये अकेला होता तो करंट किधर को देता? लेफ्ट साइड। और ये अकेला होता
तो भी लेफ्ट साइड, तो यानी दोनों लेफ्ट साइड देते और अभी भी दोनों लेफ्ट साइड दे रहे हैं, सो देन दे आर सपोर्टिंग ईच अदर. व्हेन सपोर्टिंग तो EMF ऐड हो जाएंगे, राइट. इफ आई मेक इट लाइक दिस, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, सॉरी, इफ आई मेक इट लाइक दिस, तो इन दिस केस ये वाला लेफ्ट में और वो वाला राइट में, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट दे रहे हैं, तो दे आर अपोजिंग ईच अदर, और उसमें फिर बड़े वाला डोमिनेट करेगा सर्किट को, तो नेट EMF क्या हो जाएगा, बड़े वाला माइनस छोटे वाला. ठीक है, तो अभी ये करते, ये क्लियर है. तो इसमें टोटल करंट कैसे निकालते हैं, सिंपल ओम्स लॉ यूज करते हैं, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. तो I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, यानी टोटल EMF सब सेल्स का ऐड कर दो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सब सेल का ऐड कर दो, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो ऐड कर दो, तो टोटल करंट आ जाएगा. या सिंपली टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. तो इस केस में टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 10 प्लस 4, एंड टोटल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल लगाओ तो 3 प्लस 4, इंटरनल लगाओ तो 2 प्लस 1, कितना हो गया 10. सो दैट इज करंट इज 1.4, करंट हो गया 1.4 एम्पियर. अब हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल 1, अक्रॉस सेल 1, V1 is equal to E minus IR, 10 minus 1.4 into 2, 10 minus 2.8, कितना हो गया 7.2, 7.2. Now across cell 2, ये भी यूज में है, so that is E minus IR, तो 4 minus 1.4 into 1, तो 4 minus 1.4 2.6. अब across 3 ohm रजिस्टर, across 3 ohm V3. अब इसमें तो करंट जा रहा है, इसमें तो E वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है. Potential difference across any resistance is what? Current into resistance. And how much is the current? 1.4. And how much is resistance? 3. So 1.4 into 3, that is 4.2. And now across 4 ohm V4, ये भी same voltage into current, 1.4 into 4, that is 5.6. ठीक है. अब इसको इंटरप्रेट करते हैं थोड़ा सा कि कैसे कैसे है ये सब कुछ, राइट. लाइक इस सेल ने प्रोड्यूस किया 10 वोल्ट. ओके, इट्स ऑलवेज गुड टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल एज ए एनर्जी, क्योंकि इन जनरल बाय डेफिनेशन इज पोटेंशियल इज व्हाट, एनर्जी पर यूनिट चार्ज. ठीक है, तो पोटेंशियल इज समवट रिलेटेड टू एनर्जी. तो एनर्जी में समझने में मेरे को कन्वीनियंट होता है, सो आपको भी हो सकता हो. तो 10 वोल्ट, तो मैं सोच लेता हूँ इसने एनर्जी प्रोड्यूस की 10. उस 10 में से 2.8 इसने खुद खर्च कर ली. 10 में से 2.8 खुद खर्च कर ली, तो बाहर वालों के लिए कितना बचा, 7.2 बाहर वालों के लिए बचा, राइट. सिमिलरली इस सेल ने प्रोड्यूस की 4 और खुद कितना खर्च कर लिया, 1.4, तो बाहर वालों के लिए कितना बचा. तो अगर मैं टोटल करूं बाहर वालों के लिए, तो टोटल बाहर वालों के लिए कितना बचा, 7 to 9, 9.8. अब ये बाहर वालों को मिलेगा. अब बाहर वाले कौन है, रेजिस्टेंस, उनको कितना मिला वो चेक करना. टोटल कितना, 9.8. ये जनरल मैथड है टू वेरीफाई व्हाट वी डिड इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम. एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल.
ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड, राइट। डन। एक छोटा सा क्वेश्चन तुम करोगे सर ये वाला मेथड है, मतलब जब दो बैटरी जो है 2 से ज़्यादा तब यूज़ करते हैं। हाँ, मतलब कितनी भी हो दैट डजंट मैटर। 1 होगी तब भी चल जाएगा। हाँ हाँ, एक होगी तो भी, तो बस क्या करना है वो 4 ही तो हटाना है उसे, ठीक है। एक और ऐड हो गई तो वहाँ पे कुछ और ऐड करना है, बस। दैट्स ए सिंपल मेथड, है ना। एक और एक करोगे तुम लोग, मैं दूँ? हो गया है तो अचीवमेंट, एंड व्हेन आई एम सेइंग अचीवमेंट मीन्स अचीवमेंट, ओके। ये छाप रहे हो या खोलूं? बाद में छाप लेना। अरे तुम्हारे पास तो नोट्स होते हैं, मेरे को तो ये पुराने ज़माने की याद आ जाती है, वो जब ऑनलाइन होता था। मैं तो वैसे ही बोल देता तुम्हें ये वाला क्वेश्चन 27। इसका 8, ये 4, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अपोजिट तो नेट वोल्टेज कितना हुआ? E2 माइनस E1, हाउ मच? 4। टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? टोटल ऐड कर लो, 4.5 ये, हाफ ये 5, 1 ये 6, ये 3 और 6 पैरेलल में, टोटल कितना हो गया? 2। तो कितना हो गया टोटल मिला के? 8। तो करंट कितना हो गया? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज कितना? 4, रेजिस्टेंस कितना? 8, हाफ। अब ये दोनों अपोजिट है, तो कौन यूज होगा? सेकेंड वाला, और ये फर्स्ट वाला चार्जिंग। तो फर्स्ट वाले के लिए E माइनस आई आर, सेकेंड के लिए E प्लस आई आर। एक बार कोशिश करो, नहीं तो फिर मैं करता हूँ डिटेल में, नहीं तो फिर मैं डिटेल में करता हूँ। वो E माइनस तूने उल्टा कर दिया, जो कुछ जिसको प्लस करना था उसको माइनस कर दिया, जिसको माइनस करना था उसको प्लस कर दिया। उल्टा करके ये आएगा C। कैसे भी कर लो, एक ऑप्शन मैच करेगा, कैसे भी करके देख लो, एक ऑप्शन मैच जरूर करेगा। किसी का B करेगा, किसी का C करेगा, किसी का D। चलो मैं करता हूँ। This is a cell 4 volt 0.5. This is second cell 8 volt and 1 ohm. ये एक रेजिस्टेंस 4.5, ये दो रेजिस्टेंस 3 and 6, 3 and 6. This was given to me and I was asked find the potential difference across each cell. तो सबसे पहले तो ये 6 और 3 पैरेलल में इसको खत्म करें, कितना? 2। ये तो सबका कंफर्म, 6 और 3 पैरेलल में 2। किसी का 9 है तो बताओ, और किसी का 1/2। यही दो आते हैं, या तो 1/2 आएगा या 9 आएगा, ठीक है। 1/2 कब आता है? जब उल्टा नहीं करते, और जो कि हम अक्सर करते हैं, कई बार तो मैं भी कर चुका। ये 2। अब ये सेल डोमिनेट करेगा क्योंकि दोनों अपोजिट है। अपोजिट कैसे पता चला?
ये वाला राइट साइड में करंट देगा, ये वाला लेफ्ट साइड में देगा, तो दोनों अपोजिट हो गए। तो डोमिनेट कौन करेगा? जो बड़ा वाला होगा। तो अकॉर्डिंगली ये वाला सेल चार्जिंग में आ गया। अब टोटल करंट कितना? टोटल करंट इज 8 - 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। शुरू से लेके चलो 1 + 0.5 + 4.5 + 2, that is 4/8 and this is ½ ampere. करंट हो गया ½ एम्पियर। नाउ यू नीड टू बी केयरफुल विच सेल इज इन यूज, विच सेल इज इन चार्जिंग। तो ऑब्वियसली जो बड़ा सेल है वो यूज हो रहा होगा। तो V1 इज इक्वल टू E1 - IR1, दैट इज 7.5। और ये सबको समझ में आता है ना, इससे 7.5 आ जाएगा। ये मेरे को नई चीज़ अभी कुछ दिन पहले ही पता चली है कि इससे 7.5 कैसे आता है, वो भी समटाइम्स गड़बड़ होता है। सरप्राइज मत हो, बहुत कुछ होता है। ठीक है। नेक्स्ट V2 वो चार्जिंग में, तो कितना? E + IR, दैट इज 4.25, राइट। अब इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। चलो कितना? ये V3 ले लो और ये V4। तो V3 कितना? 4.5 × ½ दैट इज 2.25। 2 × ½ 1। ये इससे मैच करता है क्या? चेक करो, दोनों बराबर होने चाहिए। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। ठीक है। देखो इसमें जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एक ही है। कौन सा? ये वाला, क्योंकि ये तो चार्जिंग में आ गया, इसका तो कुछ खर्च हो ही नहीं रहा है, इसको तो मिल रहा है। तो खर्च किसका हो रहा है? सिर्फ इसका हो रहा है। तो जो खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है? 7.5। जो खर्च कर रहे हैं वो ये तीनों कर रहे हैं, ये तीनों खर्च कर रहे हैं। तो ये तीनों मिला के देखो 7.5 हो गया ना। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी प्रोड्यूस्ड अपॉन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। ये सिंपल रूल है पोटेंशियल के टर्म्स में। पोटेंशियल इज मतलब समथिंग जो बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता बच्चों को, बट उसको एनर्जी के टर्म्स में समझने की कोशिश करो, एकदम समझ में आएगा कि क्या हुआ। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन? मींस इतना बना, सबको बांट दिया थोड़ा थोड़ा। पोटेंशियल ड्रॉप मींस एनर्जी ड्रॉप हो गई उसके अक्रॉस, यानी कुछ एनर्जी थी, इसने कुछ कंज्यूम कर ली। सो दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप, राइट। सो ऑल आर द सेम थिंग। होप सो अभी समझ में आया, राइट। आगे पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा सेल, एक होती है बैटरी। बैटरी इज व्हाट? बैटरी इज ग्रुप ऑफ सेल, यानी बहुत सारे सेल को हम कंबाइन कर दें तो बैटरी बनेंगी। ये हो गया ना। तो बैटरी बनेगी। अब मतलब व्हाई वी नीड द बैटरी, व्हाई नॉट सेल इज गोइंग टू वर्क। एक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, यानी जो EMF होता है, एक सेल का EMF बहुत कम होता है, यूजुअली इन द रेंज ऑफ मैक्सिमम 2 वोल्ट। ठीक है। क्यों? दैट इज केमिकल प्रॉब्लम्स है। इलेक्ट्रोड है, इतना ही EMF प्रोड्यूस हो सकता है, तो 2 वोल्ट के करीब हो गया। अब हमको हायर वोल्टेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सीरीज में बहुत सारे सेल ऐड कर देंगे। एक सेल 2 वोल्ट देता है, मुझे 12 वोल्ट चाहिए, तो क्या करेंगे? 6 सेल सीरीज में ऐड कर देंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज बैटरी। आपके घर में जो इन्वर्टर है उसमें जो बैटरी लगी होगी, ठीक है, यू जस्ट नीड टू काउंट हाउ मेनी कैप्स आर देयर, जिससे पानी डालते हैं। एवरी कैप इज 1 सेल। तो इफ देयर आर 6 कैप मीन्स 6 सेल्स। ठीक है। तो दैट इज ए ग्रुप ऑफ 6 सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये तो हो गया सीरीज ग्रुपिंग। उससे हम क्या करेंगे? हाई पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ये हाई EMF मिल जाएगा। अब हमें एक सेल से करंट भी कम जाता है, करंट भी एक सेल से कम जाता है। तो अगर मुझे हाई करंट चाहिए तो करंट पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक सेल अगर 1 एम्पियर करंट दे सकता है एंड आई नीड 10 एम्पियर करंट,
देन हाउ मनी सेल्स वी नीड इन सीरीज पैरेलल 10. हर एक सेल 1 एम्पियर देगा, पैरेलल में हर एक सेल का करंट ऐड हो जाएगा, तो दैट विल बी द टोटल करंट. तो अकॉर्डिंगली अगर मुझे हाई करंट चाहिए तो पैरेलल में ग्रुप करूंगा, अगर मुझे हाई वोल्टेज चाहिए तो मैं सीरीज में ग्रुप करूंगा. अब मुझे दोनों ही हाई चाहिए तो से मेरे पास ये सेल है विच हैज द कैपेसिटी 2 वोल्ट 2 एम्पियर, दैट्स ऑल. व्हाट आई नीड इज 12 वोल्ट 10 एम्पियर, मुझे ये चाहिए. यू नो हाउ मेनी सेल्स आई विल नीड फॉर दैट? 2 वोल्ट के 6 सेल सीरीज में जोड़ूंगा तो 12 वोल्ट मिलेगा. तो 6 सेल 12 वोल्ट के, ऐसे लिख रहा हूं मैं, इंटू 6, ये मुझे देंगे 12 वोल्ट 2 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम रहेगा. 12 वोल्ट 2 एम्पियर मुझे करंट मिलेगा. अब मुझे चाहिए 10 एम्पियर, तो ऐसी ऐसी 5 रोज चाहिए. तो ऐसी 5 रोज चाहिए, तो इस मतलब इक्विवेलेंट 5 इंटू 6 और ऐसे कितने इंटू 5. तो हाउ मेनी सेल्स आर देयर? 30. Total 30 cells will be needed which are in a mixed kind of grouping, series and parallel grouping. So accordingly 3 different grouping होती हैं. One is series, one is parallel and one is mix. Mix is nothing, that is a combination of series with some parallel, right? इतना समझ में आ गया? इनको पढ़ना है, ठीक है, फटाफट समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं, नोट कर लेना, राइट? बैटरी. A battery is a cell has low EMF and low current capacity. जो मैंने बताया वही मैं लिख रहा हूँ, and low current capacity. For high EMF, cells are grouped in series and for high current, cells are grouped in parallel. Grouping of cell, grouped cell, is called battery. Grouped cell is called battery. ठीक है, बहुत सारे सेल को हमने ग्रुप कर दिया तो वो हमें एक बैटरी बन गई. क्लियर? Now series grouping of cell. In series grouping, equivalent EMF is sum of individual EMF. That is E is equal to E1 plus E2 plus and so on En. जितने भी है सबको ऐड कर दोगे. ठीक है, नीड नॉट टू थिंक एनीथिंग. अभी हमने 2 ऐड किए थे ना, इक्वेशन मैंने इसीलिए किया था, 2 ऐड किए थे, तो ऐसे 10 होते तो 10 ऐड कर देते, राइट? इंटरनल रेजिस्टेंस is sum of individual resistance. That is
R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस Rn. Right? If a cell is placed opposite, उल्टा लग गया गलती से. If a cell is placed opposite, जो कि हमने जो बाद में क्वेश्चन किया था उसमें दो सेल थे, एक दूसरे के अपोजिट था. If a cell is placed opposite, take its EMF negative. उसके EMF को नेगेटिव ले लो, लेकिन रेजिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेना है. रेजिस्टेंस तो सीधे सीधे ऐड होता है. ठीक है, तो EMF नेगेटिव ले लेंगे और बाकी रेजिस्टेंस सीधा सीधा ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो हो गया. अगर मेरे पास EMF के 6 सेल है, EMF और R इंटरनल रेजिस्टेंस के 6 सेल है, और मैंने उनको सीरीज में प्लेस किया, 6 सेल सीरीज में प्लेस किया, और एक सेल उल्टा लग गया, तो टोटल EMF और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 6 थे, एक उल्टा हो गया, और तो टोटल EMF और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 5 सेल सीधे, तो EMF 5E, एक उल्टा -E, तो टोटल कितना हो गया? 4E. बेसिकली एक सेल को कैंसिल कर गया, तो टोटल EMF 4E और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 6R. राइट. अब बात है पैरेलल ग्रुपिंग. राइट, इसमें फॉर n आइडेंटिकल सेल्स ऑफ, ऐसे लिख लो, इसका मतलब होता है EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R. E इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इफेक्टिव कुछ भी बोलो, दैट इज एनी, और R इक्विवेलेंट NR. बस, तो इट बिकम, हमारे लिए क्या हो गया? सारे ग्रुप होके एक सेल बन गया, और फिर हम एक सेल से सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे. राइट. नाउ पैरेलल. ठीक है, एक बार समझना, बाद में नोट करना. एक डेरिवेशन है छोटा सा. ठीक है, वो इतना सिंपल नहीं है, मतलब जितना सिंपल ये था. ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल हम 2 के लिए करेंगे, एट दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू n नंबर. राइट, ये हमारे पास 2 सेल्स हैं जो पैरेलल में हैं, E1 R1, E2 R2. राइट, एंड रिमेंबर, बाद में नोट करना, समझ लेना, क्योंकि ये डेरिवेशन होता नहीं है, जबकि बहुत सिंपल सा है. ठीक है, इसने करंट दिया I1, इसने करंट दिया I2, टोटल करंट कितना हो गया? I. ठीक है, क्योंकि पैरेलल में है तो दोनों की वोल्टेज सेम होगी. ठीक है, तो टोटल वोल्टेज दोनों की मिला के मान लो V. राइट, ये हमारा ग्रुप किया, और इससे हमारा जो बन गया वो ये बन गया. E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, I, और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V. दोनों मिला के कितना करंट दे रहे हैं? I. दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V. ठीक है. राइट, इसको डेराइव करने के लिए सिंपल सा रूल लगाना है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. यही होता है ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. अब I कैलकुलेट करो, बिकॉज सेल्स आर इन यूज, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, तो I इज इक्वल टू E माइनस V बाई R. ठीक है,
I इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई आर. ये तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया. v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर उधर ले गए तो ई माइनस वी और डिवाइड किया तो आई आ गया. अब फॉर ग्रुप यानी बैटरी के लिए I कितना हुआ, E इक्विवेलेंट माइनस वी अपॉन आर इक्विवेलेंट. फॉर फर्स्ट सेल I1 कितना बोलो, E1 माइनस वी अपॉन R1. एंड फॉर सेल 2 I2 इज इक्वल टू E2 माइनस वी अपॉन R2. ये वैल्यूज इसमें प्लेस करनी है. अभी तक कुछ कॉम्प्लिकेशन लगा नहीं, ये वैल्यूज इसमें प्लेस करनी है. तो E इक्विवेलेंट माइनस वी अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2. अब ये इक्वेशन को थोड़ा सा डेकोरेट करना है अपने हिसाब से. E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2. ये तो ये वाली और ये वाली टर्म हो गई. अब V वाली देखो तो माइनस में है, माइनस V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लो. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करो तो फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म विल बी इक्वल टू सेकेंड टर्म. तो कंपेयरिंग बोथ साइड है ना, ये जनरल इक्वेशन का रूल है. तो कंपेयरिंग बोथ साइड E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2. एंड N होंगे तो क्या करेंगे, आगे ऐड करते जाएंगे. ठीक है. एंड 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जो कि पैरेलल में होता ही है, जो कि पैरेलल में होता ही है. तो आप क्या करोगे, पहले आप इधर से आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे, वो आर की वैल्यू यहां प्लेस करोगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा. राइट, समझ में आया? ठीक है, अब छाप लो. हो गया ना. अब इसमें देखो उल्टा सीधा अगर कुछ होता है ना तो हम ऐसे नहीं कर सकते, वो फिर हम दूसरे तरीके हैं हमारे पास, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैसे करते हैं. ठीक है, फिर हम उसको ग्रुप करके नहीं करते, फिर दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं. अगर इसमें उल्टा सीधा लगा दिया तो ये तो सीधा सीधा लगाना है तो ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं. राइट, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेते हैं. फॉर n आइडेंटिकल सेल्स, अगर ये सब आइडेंटिकल हों तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ई के बराबर ही हो जाएगा. ठीक है, पैरेलल में है तो जितना एक का उतना ही सबका. एंड आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर बाई नहीं एन, आर बाई एन है ना. पैरेलल में है तो 1 बाई आर, आर बाई एन. राइट, हो गया. अब मिक्स ग्रुपिंग के लिए क्या करोगे, पहले सीरीज में जितने हैं वो सब ऐड करोगे, तो सारे सीरीज ऐड करके पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे. राइट, अगर आइडेंटिकल है तो हम मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, मिक्स्ड ग्रुपिंग.
if n identical cells, if n identical cells, वही एक का E और R are in series, right, and m such rows are in group. एक लाइन में n सेल और टोटल कितनी रोज, m रोज, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, एक रो का जो होगा, दैट इज हाउ मच, एन ई, राइट। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एक रो का एन आर, और फिर वैसे पैरेलल में कितने एम, सो दैट इज एन आर बाई एम। ठीक है, एक रो का एन आर आ गया, तो एन आर कितने पैरेलल में, एम, तो कितना हो गया, एन आर बाई एम। ये बात समझ में आ गई ना? नहीं, क्योंकि उसका कैरी ओवर है तो इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूं। डन? कुछ पूछने? नहीं। यू रिमेंबर हमने कैपेसिटर में कुछ गेम खेले थे, क्विज काइंड ऑफ क्या, वो इसमें पोटेंशियल निकालना, चार्ज निकालना, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल ऐसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है, उसमें हम चार्ज और पोटेंशियल फाइंड आउट करते थे, इसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, बात वही है, सिमिलर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं, मैं करता हूँ, तुम खोल लो, नोट्स में खोलना है तो क्वेश्चन नंबर 22 एमसीक्यू का, ये हो गया ना, एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 22। एक 12 वोल्ट का सेल, उसके साथ एक रेजिस्टेंस R, देन एक 20 ओम का रेजिस्टेंस, और देन एक 50 ओम रेजिस्टेंस और एक 30 ओम रेजिस्टेंस, राइट। ये एक जनरल मेथड है सॉल्व करने का जो मैं यूज करूंगा, बट अगर इससे नहीं होता है, मतलब इफ समवन इज नॉट कंफर्टेबल विद दैट, जैसे कि कैपेसिटर में होता था, सो देन वी हैव अनदर लॉज टू सॉल्व दैम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर हम सेम क्वेश्चन उससे करेंगे सॉल्व, राइट, दैट इज किरचॉफ लॉ हम बोलते हैं। ओके, फिर उससे ये क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करेंगे, राइट, और उससे फिर मैं बताऊंगा कैपेसिटर वाले भी सॉल्व कर लेते हैं, उससे फिर किरचॉफ लॉ का यूज करके कैपेसिटर की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, नाउ इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ आर। इसमें करंट दे रखी है 0.1 एम्पियर। ठीक है, ये करंट 0.1 एम्पियर दे रखी है, दिस करंट, वो उसमें एमीटर लिखा है, रीड करेगा, बात तो वही है ना, एमीटर करंट ही रीड करता है, तो यहाँ पे करंट 0.1 है। ओके, अब आता है प्रोसेस सोचने का। किरचॉफ लॉ यूज करते हैं तो सोचना नहीं होता, वो बस रूल लगाओ, अपने आप सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसमें होता है प्रोसेस सोचने का कि मैं ये आर तक कैसे पहुंचूंगा। अबे आंसर दे रखे उसमें देख ले, मेरे से पूरा सिस्टम मिलवाएगा। हाँ, तो ये आर मुझे निकालना है, करेक्ट। मैं ये करंट और ये रेजिस्टेंस से ये वोल्टेज निकाल सकता हूँ, ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये वोल्टेज निकल जाएगी। जितना ये वोल्टेज होगा उतना ये वोल्टेज होगा, जितना ये वोल्टेज होगा उतना ये वोल्टेज होगा, तो फिर V इक्वल टू E माइनस आई आर करके निकाल लूंगा। ऐसा मैंने सोचा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्री प्लानिंग, कि ऐसा सोचा कि इस तरह से मैं कर सकता हूँ, एंड देन लेट्स ट्राई, क्या पता हो ही जाए। ठीक है, नाउ ये मान लो V1, ये मान लो V2, ये मान लो V3 और ये मान लो V। इसको मैंने क्या किया, सेल का पार्ट मान लिया, है भी तो भी और नहीं है तो भी। ठीक है, इसको सेल का एक पार्ट एज्यूम कर लिया।
राइट। ये I take I1, ये this I take I3 and this I take I. Okay. Now V1 is equal to I1 R1 0.1 into 50, 5 volt. V2 I2 R2, याद करो ऐसे ही कर रहे थे हम कैपेसिटर में भी, 0.1 into 30, that is 3 volt. ठीक है, V1 V2 आ गया. Then V3 is V1 plus V2. कितना हो गया? 5 plus 3 is equal to 8. Now I3 is equal to V3 upon R3. V3 कितना? 8. R3 कितना? 20. 0.4. I1 plus I3, that is 0.1 plus 0.4 is equal to 0.5. ठीक है, अब V is equal to V3, जितना ये टोटल उतना ही ये उतना ही ये, तो V is equal to how much? V3, that is how much? 8. But V is equal to E minus IR. V कितना? 8. I कितना? E कितना? 12. I कितना? 0.5 और R कैपिटल R. So that is how much? हो गया ना? That's 0.5 R is equal to 12 minus 8. तो R is equal to 4 by 0.5. That is 8 ohm, right? So this way, one by one in the form of quiz we keep solving. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कैपेसिटर का किया था, right? और नेक्स्ट क्लास में इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे. And that Kirchhoff law is such a universal method ना, कोई भी सर्किट हो A to Z, that can be solved by that. ठीक है, even if सिंपल सर्किट है वो भी नहीं हो रहा हो ना, वो भी उससे सॉल्व कर लो. ठीक है, कितना ही कॉम्प्लेक्स हो कितना ही सिंपल हो, राइट? और उसको हम इलीगल यूज कर लेते हैं कैपेसिटर में. ठीक है, डिफाइन नहीं है बट कर लेते हैं हम. दे तो देने चाहिए, बल्कि एक्स्ट्रा देने चाहिए. टैलेंट दिखाया है, कोई मजाक थोड़ी है. एक्स्ट्रा मिलने चाहिए कुछ. भाई हमको चार्ज निकालना है, वोल्टेज निकालनी है, वो निकाल रहे हैं ना. ठीक है, और गलत नहीं है, सब कुछ सही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है. भाई हम सिंपल एक रूल यूज करते हैं, जितना बना उतना खा लिया. एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड. दैट इज वन रूल. अनदर रूल, चार्ज इज कंजर्व्ड. ये दो तो यूनिवर्सल रूल है ना, इसको हम कहीं पे भी यूज करें, किसी को क्या प्रॉब्लम है. किरचॉफ लॉ इज सेम रूल. किरचॉफ लॉ वही है जो मैं आपको अभी पीछे क्वेश्चन में बता रहा था ना, इतना बना इतना खर्च हो गया. ठीक है, वही है. और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि इतना आया इतना गया, हो गया, काम खत्म. तो क्यों दुकान बंद कर रहा है? अभी मेरे शो बाकी है.